Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article you can see on your screen is India's population hits 146.39 crore mark, says UNFPA. United Nation Agency है UNFPA. Earlier इसका नाम था United Nation Fund for Population Activities, लेकिन अब इसका नाम simply मोल्ड करके रख दिया है United Nation Population Fund. That has published a report which is on the theme of state of world population 2025. Here you can see on your screen, which is state of world population 2025, the real fertility crisis. ये इस रिपोर्ट की क्या है, थीम है, राइट? जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, तो इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है, इट इज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अब सबसे ज्यादा हो चुकी है. एंड ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इसने ये एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, एंड इसमें एक नाम दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है, दैट इज फर्टिलिटी क्राइसिस. अब ये जो फर्टिलिटी क्राइसिस है, इसका कहीं ना कहीं जो रोल है वो इससे नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये इसका कोई कंसर्न नहीं होता. यूनाइटेड नेशन एफपीए का, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है. इसका जो रोल है, इसका जो मेन फर्टिलिटी क्राइसिस का कंसेप्ट है, वो किसके अराउंड सर्कल कर रहा है? इट इज सर्कलिंग अराउंड द रियल क्राइसिस. की मतलब फर्टिलिटी क्राइसिस जो है वो अब रियल क्राइसिस बन रहा है इंडिया में. रियल क्राइसिस, फर्टिलिटी क्राइसिस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल, दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू देयर फर्टिलिटी गोल्स. फर्टिलिटी गोल्स मतलब कि सिलेक्शन ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वांट, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डेमोग्राफिक जो डेटा है उसकी वजह से वो अपना जो सेट है गोल वो उसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं, हेल्थ की वजह से नहीं अचीव कर पा रहे हैं. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन दिस रिपोर्ट विच हैव बीन डिस्कस्ड. तो यहाँ पर बोला गया है, कॉलिंग दिस द रियल क्राइसिस एंड नॉट ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन. इन सब की बातें नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एजेंसी है, पर्सन के एबिलिटी है टू मेक फ्री एंड इन्फॉर्म चॉइसेस, जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एजेंसी की बात करी गई है, वही रियल क्राइसिस है कि इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहा है. या तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा या सोसाइटल प्रेशर रहेगा. उसको अगर मान लो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो इनकम है, डबल इनकम, नो किड्स, राइट, वो वाला जो कंसेप्ट है उसको, उसके अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, क्योंकि क्या है, सोसाइटल प्रेशर आ जाता है कि यू शुड हैव किड्स. या फिर अगर उनको एक ही बच्चा चाहिए तो एक और बच्चा करना पड़ रहा है, या फिर उनको एक बच्चे से ज्यादा बच्चे चाहिए लेकिन फर्टिलिटी, हेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेस, उस वजह से जो उनके चॉइसेस हैं, फर्टिलिटी चॉइसेस, वो उनके फर्टिलिटी गोल से मैच नहीं करते हैं. ये यहाँ पर रियल क्राइसिस डिस्कस किया गया है. आपसे अगर कोई पूछे इस स्कीम के बारे में, सॉरी इस रिपोर्ट के बारे में, तो आपको बस यही पता होना चाहिए, मेजरली जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रियल क्राइसिस. फर्टिलिटी क्राइसिस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है. फर्टिलिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल अपनी फर्टिलिटी चॉइसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, अपने फर्टिलिटी गोल्स को अपने अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर पा रहा है. बाद में इसमें बताया गया है कि जैसे जो इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था कि 2025 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दैट विल बी समवेयर अराउंड 141 करोड़, उसी के आसपास यहाँ पर 146 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो निकल के आई है. देन उसके बाद यहाँ पर जो डेसिनियल सेंसस है 2011 में हुआ था लास्ट, उसके बाद अभी 2026 में शुरू होगा, 2027 मार्च तक उसकी जो रिजल्ट है, रिपोर्ट है, वो आ जाएगी, डेसिनियल सेंसस, विच विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948. उसके बाद ही हमें जो रियल पिक्चर है वो सामने आएगी. अभी तो ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने ये रिपोर्ट यहां पर पब्लिश करी है, तो आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आपके लिए बन जाता है. एंड कौन से पेपर में हम कवर करते हैं? वी कवर इट इन दी जीएस पेपर 1. जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के टॉपिक में पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड, पॉपुलेशन एंड इट्स डेवलपमेंटल इश्यूज, राइट. यहां पर पॉपुलेशन के साथ साथ डेवलपमेंटल इश्यूज कौन कौन से आते हैं, उस टॉपिक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. वहां पर इंट्रोडक्शन अगर आपने देना है, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल, कोई आंसर आपने लिखना है, तो उसमें यूएनएफपीए का जो डेटा है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, राइट. दूसरी चीज यहां पर क्या बताई गई है, जो पॉपुलेशन है उसमें फर्टिलिटी का जो टीएफआर है वो हम अचीव कर चुके हैं. टोटल फर्टिलिटी रेट में जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है वो अचीव हम कर चुके हैं. दो वर्ड्स मैंने बोल दिए, टीएफआर एंड रिप्लेसमेंट लेवल. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है. टोटल फर्टिलिटी रेट पे 2024 में यूपीएससी ने
प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ लिया था, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए TFR क्या है। एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करती है ऑन एन एवरेज, राइट। ये एंटायर पॉपुलेशन का काउंट होगा, तो ऑन एन एवरेज एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा करती है, उसका जो एवरेज है उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। तो यहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट में जो रिप्रोडक्टिव एज में बोल रही हूं वो कहां से कहां तक काउंट होती है, 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज में काउंट होती है। दूसरा यहां पर जो मैंने इस वर्ड बोला है दैट इज रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि जब एक जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन को रिप्लेस कर दे, मतलब मदर और फादर हैं, दो लोग हैं, उनको दो ही लोग आगे रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये कौन सा लेवल होता है पॉपुलेशन का, रिप्लेसमेंट लेवल होता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है, दो से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डिक्लाइन भी करती है। तो यहां पर जो हमारा TFR जो हमने टारगेट किया था 2.0 तक हमने टारगेट किया था, लेकिन अब 2.0 से भी नीचे जा रहा है, दैट इज 1.9 एंड दैट इज व्हाई द रिपोर्ट सेज दैट इट हैज अ फर्टिलिटी क्राइसिस इन इंडिया, राइट। मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो हम बन गए हैं, चाइना बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलस, लेकिन इंडिया में जो चॉइसेस हैं वो बहुत लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। देन नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया है उसमें बोला जा रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया की वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि वर्किंग एज पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज को हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन। जब भी आपसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करी जाएगी कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो इंडिया के लिए डिविडेंड का काम करेगी, डेमोग्राफी तो है लेकिन इंडिया के लिए फायदेमंद है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन। जिस कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो ज्यादा रहता है तो वो यंग नेशन बोला जाता है एंड वो उसमें डेवलपमेंट बहुत जल्दी से करी जा सकती है अगर हम उनमें कुछ इंडिकेटर्स में खासा ध्यान रखें, दैट इज एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब चीजों में अगर हम बहुत अच्छा एक योगदान देंगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो अपने जो पूरा जो स्किल सेट है उसको अचीव कर पाते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं एंड उसी वजह से जो नेशंस हैं वो डेवलप कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट एक डेटा का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। इस डेटा को आप यूं का यूं अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25% ऑफ द पॉपुलेशन 0 से 14 ईयर्स की एज में है, 17% 10 to 19 दैट इज टीन एज में है एंड देन 26% 10 to 24 में है, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें 15 to 64 तो 68% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज ऑफ वर्किंग एज। ये वर्किंग एज का गैप है। अगर मैंने इससे पहले आपको एक जो फर्टिलिटी एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेन की, वो मैंने डिस्कस करी थी 15 to 49 ईयर्स। यहां पर है वर्किंग एज तो इट इज 15 to 64 ईयर्स, राइट। देन एल्डरली पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन दैट इज 65 प्लस, तो उसमें कितने हैं, 7% पॉपुलेशन है। लेकिन बहुत जल्द अब ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है, बिकॉज अगले कुछ 40-50 सालों में ये जो पॉपुलेशन है इंडिया की यंग नेशन से ओल्ड नेशन बनने वाला है, बिकॉज जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 से नीचे जा रहा है, प्लस जो फिलहाल यंग पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू बिकम ओल्ड आफ्टर 40 to 50 years. That is why the burden on the national GDP is going to fall again. So that is why figure that is expected to rise in the coming decades as लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहां पर बात करें तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मेल्स हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब हो गई है 71 एंड अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो एक्सपेक्टेंसी हो गई है 74। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ऑन एन एवरेज इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें, कंडीशंस के हिसाब से देखें, मेडिकल फैसिलिटीज के हिसाब से देखें तो एक इंडिविजुअल मेल और फीमेल की अलग अलग एक्सपेक्टेंसी दी जाती है। तो कितना एक्सपेक्टेड है, कितने साल तक वो इंसान जीने वाला है, वो बच्चा जीने वाला है, तो मेल्स के लिए है 71 एंड फीमेल्स के लिए है 74। साथ में यहाँ पर कुछ डेटाज दिए गए हैं, कुछ सर्वेज दिए गए हैं जिनकी हेल्प से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। ओके, सो जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो बिलो रिप्लेसमेंट जा चुका है, मतलब उसमें जो रिप्लेसमेंट होता है दो माँ बाप को दो ही बच्चे रिप्लेस करें उससे भी नीचे जा रहा है। सो इसकी वजह से फर्टिलिटी क्राइसिस की ओर ये जो रिपोर्ट है ये सिग्नल कर रही है, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ।
दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। एक शिप वेसल है, एक शिप थी, कार्गो शिप, विच वॉज गोइंग फ्रॉम कोलंबो, एक सेकेंड, टू मुंबई। इट वॉज गोइंग फ्रॉम कोलंबो टू मुंबई एंड इट कॉट फायर नियर दी कोची कोस्ट। केरला में कोची कोस्ट के पास इसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से ह्यूज, जो यहाँ पर जो ये कंटेनर्स लेके जा रही थी शिप, कार्गो शिप, उसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स प्रेजेंट थे एंड एक जो कंटेनर है उसमें एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से बाकी कंटेनर्स में जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनमें अब जो एक्सीडेंट है वो होता ही जा रहा है। एंड दैट इज वाई जब यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड वहां पर कोशिश कर रहे हैं उस आग को बुझाने की, तो वो एब्रप्टली वहां पर जाके ऑपरेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि जो साथ वाले कंटेनर्स हैं कि अगर कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई गलत कंटेनर टच हो गया, वहां पर हो सकता है दोबारा से कोई एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाए, या इसीलिए बहुत ही संभल के ये काम किया जा रहा है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिले भी चल रहा है, बहुत ज्यादा धीरे हो रहा है, अभी भी अड्रिफ्ट है ये वेसल, अभी भी दूर ही है कोस्ट से ये वेसल। सो यहाँ पर एक नाम दिया गया है इनकॉइस। इनकॉइस क्या है? एक यूनिट है दिल्ली में, एक सेंटर फॉर सिस्टमेटिक साइंस ऑर्गेनाइजेशन, एक उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी यूनिट की तरह काम करता है। इनकॉइस का अगर हम फुल फॉर्म यहां पर देखें तो इट इज इंडियन नेशनल सेंटर, यहां पर दी हुई है, इट इज द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये एस्टेब्लिश करी गई थी 1999 में, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसका जो मेजर काम है वो यहां पर आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली कि इसमें क्या करना है। इसमें ओशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, साथ में प्रेडिक्शंस देने हैं एंड एडवाइजरी यहां पर प्रोवाइड करनी है। किसको? यहां पर मिनिस्ट्रीज को एंड जो कोस्ट गार्ड्स हैं उनको, या फिर कोस्टल रिलेटेड, ओशन रिलेटेड कोई भी पोटेंशियल ऑयल स्पिल है, कुछ भी यहां पर अगर प्रॉब्लम है ओशन में, उसके रिगार्डिंग इनको क्या देनी है? एडवाइजरीज देनी है। साथ में इसमें एक और बात करी गई है, इट इज टॉकिंग अबाउट दी समर्थ, SAMSRMAT, राइट, यहां पर बात करी जा रही है सर्च, SARAT, सरत की बात करी जा रही है। ये क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल है। SARAT, सरत क्या है? यहां पर एक रेस्क्यू एंड रिसर्च का टूल है। अब इसका सेकेंड वर्जन भी डिप्लॉय हो चुका है, जो कि और ज्यादा एक्यूरेट है। किससे? सरत 1.0 से। सरत की जो प्रिडिक्शंस हैं वो लगभग 10 दिन के लिए एडवांस में हमें मिल सकती हैं। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि वो 24 घंटे के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है, 1 महीने के लिए होती है। तो ये ध्यान रखना है, जो सरत की जो नोटिफिकेशंस है या जो प्रेडिक्शंस है वो कब तक वैलिड रहती है? 10 दिन तक वैलिड रहती है। और ये टूल है, किसका टूल है? इनकॉइस का टूल है। इनकॉइस कब बनाया था? 1999 में बनाया था। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि जो ऑयल स्पिल, प्रोबेबल एक पोटेंशियल ऑयल स्पिल भी यहां पर कोज हो सकता है एंड एक वार्निंग दी गई है ड्रिफ्टिंग कंटेनर्स, जो कंटेनर्स है वो ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, शोर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम यहां पर आ सकती है। क्योंकि इसमें क्या थे? इसमें बहुत सारे फ्लेमेबल जो लिक्विड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं। यहां पर बात करी जा रही है क्लास 4 है, क्लास 3 है, स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल सॉलिड्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में केमिकल्स को रखा जाता है, तो इसीलिए यहां पर फ्लेमेबल सॉलिड की क्लास को कह रहे 4.1 है। आपको ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये हम जो सिनेरियो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सी में जो एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो साथ में जो कंटेनर्स हैं उसमें भी एक प्रोबेबल पोटेंशियल एक्सप्लोजन हो सकता है। प्लस ये एक बहुत हैवी, लगभग 2500 टन का यहां पर क्या लेके जा रहा है ये, एक सेकंड में आपको यहां से देख के बताती हूं। यस, 2000 टन का जो फ्यूल है इसमें ऑयल है, प्लस 240 टन ऑफ डीजल भी है, तो लगभग 2500 टन का इसमें फ्यूल भी प्रेजेंट है। प्लस जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एक प्रिकेरियस सिचुएशन यहां पर बनी हुई है, राइट। साथ में इसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स हैं, राइट, यहाँ पर समुद्र प्रहरी है एंड सचेत है। साथ में एक डोर्नियर जो एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू एरियल सर्वेज भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है। दैट इज दी वन ऑफ द मेजर जो काम है इंडियन कोस्ट गार्ड का, यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। आपसे पूछा जा सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड कितना हेल्पफुल है हमारे इंडिया की कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो वन ऑफ द मेजर गोल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड ये भी है कि जो हमारी कोस्ट है उनको सिक्योर एंड सेफ रखना एंड ऐसे जो ऑपरेशंस हैं उनको सक्सेसफुली कंडक्ट कराना, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां इस पेज पर भी आपको आर्टिकल दिखेगा, एक बार इसको आर्टिकल को पढ़िएगा। इट इज वेरी वेरी डिटेल्ड आर्टिकल हियर।
आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। स्मोक इन दी सी के नाम से है ये आर्टिकल। जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मोक इन द सी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 22 मेंबर थे, उनमें से 18 को रेस्क्यू कर लिया गया है, 6 अभी भी क्या है इसमें हॉस्पिटलाइज्ड हैं। देन दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि हैजार्डस कार्गो है, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ की क्लास 3, क्लास 4.1, क्लास 4.2। स्पॉन्टेनियसली इग्नाइटिंग सॉलिड्स है, मतलब अगर कोई भी टेम्परेचर प्रेशर में हल्का सा भी चेंज आ गया तो उनको कोई बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं। ऐसे केमिकल्स भी हैं। साथ में फ्लेमेबल सॉलिड्स हैं कि अगर आग लगी है आसपास तो उस आग को पकड़ लेंगे, राइट। एंड दूसरा है फ्लेमेबल लिक्विड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके के कंटेनर्स यहाँ पर लेके जा रहे थे। साथ में इसमें कंटेनर्स है फ्लेमेबल रेजिन सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि बेंजोफिनोन है, नाइट्रोसेलुलोज है, अल्कोहल है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या है इन कंटेनर्स में थी, राइट। तो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो करे जा रहे हैं। एक बार इसको देख लेना बहुत अच्छे से। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है वेसल का नाम, रिसेंटली सीन इन न्यूज, MV वान हाई। ये क्या है? ये कोलंबो से कहाँ जा रही थी? मुंबई जा रही थी। ये कार्गो शिप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी एग्जाम में, कोई लो लेवल एग्जाम है, वहां पर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जो MV वान हाई 503 है वो क्या है? ये एक कार्गो वेसल है जिसमें अभी क्या है एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला, फायर इंसिडेंट, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं आप। जस्ट अ सेकेंड, next article is going to be related to the डिप्टी स्पीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर बोला जा रहा है कि इनिशिएट दी, जो आपके कांग्रेस है, कांग्रेस जो पार्टी है उसके मिनिस्टर है खड़गे, उन्होंने PM को क्या लिखा है, एक लेटर लिखा है कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट 17th एंड 18th लोकसभा से खाली चलती आ रही है, उसमें आप क्या करिए, आप वहां पर अपॉइंटमेंट करने की, सॉरी वहां पर अब इलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर क्या होता है, इलेक्ट होता है, अपॉइंट नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। तो डिप्टी स्पीकर इसकी वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लंबे समय से इसके ऊपर बातें चल रही हैं एंड होपफुली वी कैन सी अ क्वेश्चन ऑफ डिप्टी स्पीकर इन मेंस ऑल्सो। सो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 93 की बात करी जा रही है। क्या डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? यस, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 93 बात करता है, मैंडेट करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के ही इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल यहां पर लिखा गया है, प्लस साथ में यहां पर बोला गया है शैल। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या यहाँ पर बोलते हैं, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमेशा यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके ऊपर इलेक्शंस होने चाहिए। शैल जब जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है वो एक मैंडेटरी कंडीशन लगा देता है, राइट। तो यहाँ पर ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई है कि इतने टाइम में, मतलब जैसे ही नई लोकसभा इलेक्ट होती है उतने ही समय में जो डिप्टी स्पीकर है उसको इलेक्ट करके करना ही करना है, राइट। लेकिन टाइमलाइन नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वहां पर मेंशन है तो इलेक्ट करके रखना, इलेक्ट करना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। तो जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट है दैट विल बी फिक्स्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर फिक्स करते हैं किस दिन जो डिप्टी स्पीकर है उनकी पोस्ट के लिए इलेक्शन होना है। इलेक्शन सेपरेटली कोई इलेक्शन नहीं होता, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वही आपस में वोटिंग करते हैं, राइट। सिंपल यहाँ पर मेजॉरिटी से सिलेक्शन होता है। सिमिलर लाइंस ऑफ दी जो स्पीकर है उन्हीं के तरीके से इनका भी यहाँ पर इलेक्शन कराया जाता है डिप्टी स्पीकर का। इनके लिए भी कोई सेपरेटली ओथ नहीं रखी जाती है, जो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा वो ओथ लेते हैं वही ओथ यहाँ पर चल जाती है फॉर द डिप्टी स्पीकर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर कोई सेपरेट यहाँ पर ओथ नहीं ली जाती है, सेम जो मेंबर ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग उन्होंने ओथ ली है वही चलेगी यहाँ पर, राइट। तो जब भी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95 की अगर हम बात करें, 94 में उनके रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड वैकेंसी के बारे में बात करी गई है, लेकिन हम 95 की बात करें तो जब भी जो स्पीकर है उसकी पोजीशन वेकेंट रहेगी, वहां पर जो फुलफिलमेंट है उस पोस्ट पर वो नहीं है, तो जो आपके डिप्टी स्पीकर है वो एक्टिंग स्पीकर की तरह यहां पर एक्ट करेंगे। एंड जब भी नए जो एज सुन एज पॉसिबल जो नए जो स्पीकर है उनको यहां पर क्या किया जाएगा, इलेक्ट कराया जाएगा, राइट। देन इसमें अगर मान लो जैसे जो रिमूवल का प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, तो कैसे कैसे रिमूव हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा ही ना रहे हो तो भी उनको रिमूव किया जा सकता है, तो भी वो यहाँ पर डिप्टी
डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे, देन उसके बाद है कि या तो वो खुद ही रिजाइन कर दे, या फिर एक कंडीशन है कि उनका जो रिमूवल का रेजोल्यूशन है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास हो जाए लोकसभा में। 14 डे का नोटिस दिया जाता है बखूबी, लेकिन 14 डे के नोटिस के बाद अगर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास हो जाए तो उनको क्या किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। सो यहाँ पर बात करी जा रही है कि डिप्टी स्पीकर, वैसे तो देखो कन्वेंशन जो चलता आ रहा है वो ये था कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है ज्यादातर देखने को मिला था कि जो अपोजिशन पार्टी है, राइट, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर रहेंगे या कोई भी अपोजिशन पार्टी से मेंबर है उनको यहाँ पर क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था ऑन दी सीट ऑफ डिप्टी स्पीकर। लेकिन अब ये सीट का जो इलेक्शन है वो ही नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि स्पीकर यहाँ पर डेट ही नहीं बता रहे हैं, सिग्निफाई ही नहीं कर, स्पेसिफाई ही नहीं कर रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए डिप्टी स्पीकर का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है कि अब जो प्रोसीडिंग्स हैं डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए वो अब शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज बहुत लंबा समय हो गया है, कोई भी डिप्टी स्पीकर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। पिछली लोकसभा, एंटायर लोकसभा है पास्ट, कोई डिप्टी स्पीकर की पोस्ट फुलफिल नहीं करी गई, एंड अब फिर से भी यहाँ पर क्या है कि जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो खाली है, एंड दैट इज वाई अब इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। इधर अगले साल हमें देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स में, या फिर इस साल हमें देखने को मिल सकता है मेंस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक और आर्टिकल हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम GS3 पर्सपेक्टिव, दैट इज रिलेटेड टू दी GLP हार्मोन, ग्लूकागन लाइक प्रोटीन यहां पर देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, चलो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। न्यू वेट लॉस ड्रग्स हैव लोअर इंपैक्ट इन रियल लाइफ। तो यहां पर दो ड्रग्स की बात करी जा रही है, इफ यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। यस, सेमाग्लूटाइड, देयर आर टू ड्रग्स जिनकी बात करी जा रही है। आपसे पूछा जा सकता है GLP लाइक, ग्लूकागन लाइक प्रोटीन, यहाँ पर जो ड्रग्स हैं वो कौन से हैं, सेमाग्लूटाइड एंड टिरज़ेपाटाइड, राइट, ज़ेपाटाइड। यहाँ पर दो जो नाम है वो दिए गए हैं, सेमाग्लूटाइड एंड टिरज़ेपाटाइड, दो नाम है दैट इज रिलेटेड टू दी यू कैन से टाइप 2 डायबिटीज, और यू कैन से कि ये जो ओबेसिटी है उसको लूज करने के लिए भी यहाँ पर आई एम सॉरी, उसको रिलीज करने के लिए भी क्या होते हैं, काम आते हैं। तो GLP के बारे में पहले देख लेते हैं। GLP का काम क्या होता है, ये एक हार्मोन है, वो क्या करेगा, वो इंसुलिन, वो पैंक्रियास को डायरेक्ट करता है कि आप इंसुलिन रिलीज कीजिए। GLP जो हार्मोन है वो कहाँ रिलीज होता है, गट्स में रिलीज होता है, एंड इसका जो मेजर एम है वो रेगुलेशन का है कि जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल्स कम रहें, राइट। तो इसके लिए वो क्या प्रोसेस अपनाता है, वो पैंक्रियास को डायरेक्ट करता है कि इंसुलिन को अब आप रिलीज कर दीजिए ताकि जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल किया जा सके, एंड लीवर को भी डायरेक्शन दी जाती है कि आप कम ग्लूकोज यहाँ पर प्रोड्यूस कीजिए। दूसरा यहाँ पर ये क्या है, एपेटाइट को भी लूज करने में, एपेटाइट को भी कम करने में हेल्प करता है, प्लस साथ में यहाँ पर ये जो डाइजेशन है उसको भी थोड़ा सा स्लो करता है, सो दैट देयर इज अ फीलिंग कि पेट अभी भी फुल है, यू डोंट नीड टू ईट मोर। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर ये जो ड्रग है दे आर गोइंग टू मिमिक द GLP-1 लाइक जो प्रॉपर्टीज हैं उन दोनों ड्रग्स में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। GLP-1 ड्रग्स, ये US की जो एजेंसी है FDA, वहां से इनको अप्रूवल मिल चुका है, एंड इंडिया में भी अब ये अवेलेबल है। इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि देखो जो क्लिनिकल ट्रायल्स से उसमें जो वेट लॉस देखने को मिला, बिकॉज शुगर लेवल कम करने के लिए वेट लॉस करना जरूरी है, तो वेट लॉस करने के लिए जो यहाँ पर वेट लॉस हुआ क्लिनिकल ट्रायल्स में वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब हम रियल में इन प्रैक्टिकल लाइफ देख रहे हैं तो उसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, वो रिजल्ट्स मीट नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पर जैसे एंटीबायोटिक हम डिस्कस करते हैं वही रीजन यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो कॉन्टिन्यूएंस है, जो कॉन्टिन्यूएशन नहीं करते हैं पेशेंट्स, वो डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं, थोड़ा सा भी रिजल्ट दिखा तो उसकी वजह से डिसकॉन्टिन्यू कर दिया, तो मेजर इसमें इंपैक्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। या फिर जो लो लेवल के ड्रग्स हैं, इनके इमिटेटेड कोई ड्रग्स हैं, लो जो मेंटेनेंस के ड्रग्स हैं, उनको यहाँ पर लेना पसंद करते हैं, लेना प्रेफर करते हैं, दैट इज व्हाई इनका जो इंपैक्ट है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। सो इनके प्रॉपर इंपैक्ट के लिए यही बोला गया है कि जो कॉन्टिन्यूएशन है प्रोसेस का, जो ड्रग्स का, वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कॉन्टिन्यू करना चाहिए, एंड हाई मेंटेनेंस ड्रग्स ये जैसे कि सेमाग्लूटाइड एंड टिरज़ेपाटाइड
यहाँ पर ये नाम है टिर्जेप्टाइड। देखो ऐसे नाम जो हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सेमाग्लूटाइड, क्योंकि टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो एक राइजिंग प्रॉब्लम है इंडिया में, हेल्थ प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ वाई ये दोनों जो आपके ड्रग्स हैं इनका नाम आपको बखूबी याद होना चाहिए। एंड GLP-1 भी आपको पता होना चाहिए क्या इसके फंक्शन है, ये हार्मोन है या क्या है। ये सब हमने आज के आर्टिकल में डिस्कस किया है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।